वेलकम टू द चैनल ऑफ राइज अप एकेडमी। तो आज का अपना टॉपिक है एपीकल्चर। आज आप एपीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। जितना भी आपका जितने भी टॉपिक्स है आपके, जितने भी इसमें एपीकल्चर के अंदर आते हैं आपके बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर के अंदर, वो सारे आप आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एपीकल्चर। एपीकल्चर होता क्या है? एपीकल्चर आपका क्या होगा? इट इज़ डिफाइंड एज द rearing ऑफ हनी बी टू obtain सम इकोनॉमिक प्रोडक्ट सच एज हनी, बी वैक्स, रॉयल जेली, बी वेनम। कि मधुमक्खी पालन मेनली आप जिसको बोलते हैं कि रीडिंग ऑफ हनी बी को पालना। अब क्यों रीडिंग करेंगे आप इसकी? मेनली अपने सबको पता है कि हनी के लिए, लेकिन हनी के अलावा भी इसके कुछ और इकोनॉमिक प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हनी, बी वैक्स, रॉयल जेली, बी विनम। ये सारे इसके क्या है? इकोनॉमिक प्रोडक्ट है जिसके लिए आप हनी बी की रीडिंग करते हैं। और इनसे अलग जो अपने एग्रीकल्चर के अंदर इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है हनी बी का। क्यों? क्योंकि ये पोलिनेटर है एक अपनी, ये पोलिनेशन में हेल्प करती है, तो उसके लिए भी इसको प्रमोट किया जाता है एपीकल्चर को। अगर आप अपने एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि एपीकल्चर करने का एक अपना मेन मोटिव क्या है, कि अपने जो यील्ड प्रोडक्शन है उसको इन्हेंस करना, क्रॉप प्रोडक्शन को। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया पोलिनेटर है हनी बी, इसलिए। उसके बाद एक टर्म आती है अपायरी या फिर बी यार्ड। एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे जो बी कॉलोनी है उसको रखा जाता है। तो ये क्या अपने बी हाइव है। तो इनको एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे बहुत सारे बी हाइव को रखा जाता है, रीडिंग की जाती है नीबी की, उस लोकेशन को आप क्या बोलते हैं? अपायरी या फिर बी यार्ड। उसके बाद इसकी आती है टेक्सोनोमी, कि इसकी टेक्सोनोमी क्या है हनी बी की। तो जिसका किंगडम है वो है एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर क्या है हनी बी का? हिम्नोप्टेरा। क्या है? हिम्नोप्टेरा। फैमिली एपिडी। तो इसकी ये फैमिली ये भी इम्पोर्टेंट है। जीनस एपिस। और इसकी अपनी इंडिया के अंदर 7 स्पीसीज पाई जाती है। इंडिया अपनी 7 स्पीसीज पाई जाती है, जो कि इसमें लिखी भी रखी है रही। तो इसमें से 7 में से 6 स्पीसीज तो ऐसी है जो कि अपनी है, क्या है? इंडिजीनियस, जो अपने इंडिया की ही है। एक स्पीसीज ऐसी है जो एक्जोटिक है, जो अपने इंडिया की नहीं है, उसको आप बाहर से लेके आए हैं। तो इंडिजिनस स्पीसीज में कौन सी है? एपिस डोरसाटा, एपिस इंडिका, एपिस लेबरेशिया, एपिस फ्लोरिया, एपिस एंडिजिनिफॉर्मिस और एपिस मेलिपेना। और एक्जोटिक में एपिस मेलिफेरा। इन 7 स्पीसीज के अंदर सिर्फ आप 4 की रीडिंग करते हैं। 4 ही स्पीसीज ऐसी है जिनकी रीडिंग की जाती है, जिनको आप पालते हैं। तो एक तो एपिस डोरसाटा है, एक एपिस इंडिका है, एक एपिस फ्लोरिया और एक है एपिस मेलिफेरा। ये 4 ऐसी स्पीसीज है जिनकी रीडिंग की जाती है। अगर बात करते हैं कि लार्जेस्ट बी, इनमें से लार्जेस्ट बी कौन सी है? अगर सिंपली बोल दे कि लार्जेस्ट बी कौन सी है, तो लार्जेस्ट बी कौन सी होती है? एपिस लेबरेशिया, जिसको हिमालयन बी भी बोलते हैं। इसको हिमालयन बी भी बोलते हैं, एपिस लेबरेशिया को। ठीक है। अगर बात करें कि लार्जेस्ट बी अमंग रियर्ड स्पीसीज, जिनको आप पालते हैं, उनके अंदर लार्जेस्ट बी कौन सी है, तो फिर आता है एपिस डोरसाटा, आंसर उसका। कि रीडिंग करे उनके अंदर अगर लार्जेस्ट बी बताना हो तो एपिस डोरसाटा। अगर सिंपली पूछ ले कि लार्जेस्ट बी कौन सी है, चाहे रीडिंग करते हो चाहे जिसकी रीडिंग ना करते हो, तो एपिस लेबरेशिया। तो ये देखियो, इसमें ये फोटो भी दिखा रखी है कि एपिस डोरसाटा की आपकी ये फोटो। ये एपिस मेलिफेरा है, एपिस सिराना एंड एपिस फ्लोरिया। तो अलग अलग इनके बारे में पढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले अपने आती है एपिस डोरसाटा। तो एपिस डोरसाटा अपनी लार्जेस्ट हनी बी अमंग रीडर्स हनी बी स्पीसीज। जितनी भी अपनी बी स्पीसीज है जिनके ऊपर रीडिंग करते हैं, उनमें लार्जेस्ट बी स्पीसीज है इसकी, इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं? जॉइंट बी। बिल्ड सिंगल लार्ज कॉम ऑन हाई ब्रांचेज ऑफ ट्री, हाई बिल्डिंग एंड रॉक्स। ये जो एपिस डोरसाटा है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अपनी होती है, या चट्टानें हैं या बड़े बड़े पेड़ अपने, उन पे क्या आएगा? एक ही छत्ता बनाएंगी। ये छोटे छोटे छत्ते नहीं बनाती बहुत सारे, ये एक ही छत्ता बनाती है, लेकिन वो बहुत बड़ा छत्ता बनाती है, इसलिए इसको रोक बी भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जॉइंट बी या फिर रोक बी, ये किसको बोलते हैं? तो ये होता है अपने एपिस डोरसाटा। ये सबसे ज़्यादा हनी प्रोड्यूस करती है इन चारों के अंदर। ये जो एपिस डोरसाटा है वो सबसे ज़्यादा हनी प्रोड्यूस करती है। लेकिन इसकी डोमेस्टिकेशन, इसकी रीडिंग करना, इसको पालना बहुत ही दिक्कत वाला काम है, डिफिकल्ट है बहुत ही। क्यों?
क्योंकि इसका एग्रेसिव नेचर होता है, ये काटती बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी रीडिंग बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये अपना लगभग एक ऑन एन एवरेज 36 किलो पर हीव पर ईयर, एक साल में एक छत्ते में 36 किलो शायद ये बना देती है। उसके बाद दूसरी स्पीसीज की बात करते हैं अपन, तो एपिस इंडिका, जिसको एपिस सिरेना भी बोलते हैं। इसको इंडियन भी बोलते हैं, या फिर कई जगह पे इसको एशियन भी मिलेगा आपको, तो इसको एशियन भी बोलते हैं। ये फॉरेस्ट और प्लेन्स दोनों जगह पाई जाती है। इसको डोमेस्टिकेट करना बहुत ही आसान है, क्यों? क्योंकि इनका नेचर काल्म नेचर, ये काटती नहीं ज़्यादा, लेकिन इनका जो हनी प्रोडक्शन है वो कम है, 6 से 8 किलो पर ही पर ईयर, एक साल में एक छत्ते में 6 से 8 किलो इनका हनी प्रोडक्शन होता है। उसके बाद है एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया आप इसको आप बोलते हैं सबसे स्मॉलेस्ट भी होती है, इसलिए इसको आप लिटिल भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन अलग अलग आते हैं कि इंडियन बी किसको बोलते हैं, रोक बी किसको बोलेंगे, लिटिल बी किसको बोलेंगे। एपिस फ्लोरिया है मेक स्वीटेस्ट हनी, सबसे मीठा शहद ये बनाती है एपिस फ्लोरिया। अब सबसे मीठा शहद बनाती है, दिक्कत क्या है? बिल्कुल बहुत ही कम क्वांटिटी बनाती है, आधा से 1 किलो शहद एक साल में एक छत्ते में। नेवर फाउंड इन डार्क एरिया एंड हिली एरिया। अब जैसे लिटिल भी है ये, बिल्कुल छोटे बच्चे, तो वो ना तो ज़्यादा अंधेरा वहाँ पे जाते, या ना ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर जहाँ पे ज़्यादा वो स्लोपी चीज़, तो वहाँ पे हिली एरिया के अंदर ना वहाँ पे जाते। तो सेम ऐसे इसमें बी के अंदर भी, कि जो ये एपिस फ्लोरिया है, ये ना तो डार्क एरिया में जाएगी, ना ये हिली एरिया में मिलती है अपने को, ये सिर्फ अपने को ओपन प्लेन एरिया मिलती है। उसके बाद आता है अपना फोर्थ एपिस मेलिफेरा। जो हमारी एपिस मेलिफेरा है, इसको इटालियन बी या फिर यूरोपियन बी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसको इटली से लेके आए थे, इसको इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, ये एक्जोटिक अपनी बी है। तो इसको इटली से लेके आए थे, तो कौन लेके आए थे? डॉक्टर एएस अथवा 1960 के अंदर, पंजाब के अंदर इसको लेके आए थे 1960 में, डॉक्टर एएस अथवाल। इसका जो अपना स्ट्रक्चर है, वो साइज है, वो ऑलमोस्ट इंडियन बी के जैसा ही होता है एपिस मेलिफेरा का। और इसका जो हनी प्रोडक्शन है ऑन एन एवरेज, वो 25 से 40 किलो पर ही पर ईयर है। अपने इंडिया के अंदर मोस्टली इसी को डोमेस्टिकेट करते हैं, एपिस मेलिफेरा को, क्योंकि इसका नेचर भी अपना काल्म नेचर होता है, और इसके अंदर से जो हनी प्रोडक्शन है वो भी अपने को बढ़िया मिल जाता है। तो जो डॉक्टर एस अतवाल थे, जो इसको बी को लेके आए थे इटली से इंडिया के अंदर, उनको फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग इन इंडिया बोलते हैं। उसके बाद हनी बी के अंदर भी एक खास सिस्टम होता है, क्यों? क्योंकि ये सोशलाइज इंसेक्ट है। तो जो एक बी हाइव है, उसके अंदर लगभग 30,000 से लेके 50,000 बी होती है। एक बी हाइव, एक छत्ते के अंदर 30,000 से लेके 50,000 बी हाइव होती है। तो उसको आप एक कॉलोनी भी बोल सकते हैं, कि जो ये बी हाइव है, इसके अंदर एक कॉलोनी है। तो एक कॉलोनी के अंदर एक की अपनी सिंपल क्वीन होती है, 200 से 300 ड्रोन होते हैं, और बाकी जितने भी बचे हुए थाउजेंड्स के अंदर, वो सारे के सारे अपने कैसे होते हैं, वर्कर होते हैं वो। तो इनके बारे में अलग अलग पढ़ना है कि क्वीन क्या होगी, ड्रोन किसको बोलेंगे आपा, वर्कर। तो सबसे पहले क्वीन, जो आपकी क्वीन होती है पर हाई, वो एक ही होती है, एक छत्ते में एक ही क्वीन होगी। ये जो और जितनी भी आपकी मधुमक्खी है, और उनसे ये ज़्यादा होगी, चाहे इनको ड्रोन या वर्कर, उन सबसे इसका साइज है वो ज़्यादा बड़ा होता है। जितनी भी आपकी हनी भी होती है, वो सारी की सारी क्वीन की प्रोजेनी होती है, क्वीन की ही संतान होती है। इनके अंदर स्टिंग या फिर वैक्स ग्लैंड अपसेंट होती है क्वीन के अंदर, ना ही अपने को डंक मारती क्वीन, इनका इसके अंदर वैक्स ग्लैंड। इसका काम क्या होता है मेनली क्वीन का, कि सिंपल एग लेइंग का, सिर्फ ये अंडे देती है, इसका यही काम है एक मेन। और ये अपने मैंडिबुलर ग्लैंड से क्वीन सब्सटेंस को रिलीज करती है। अब ये क्या होती है कि अपनी जो क्वीन है, वो फर्टिलाइज एग से डेवलप होती है, और सिर्फ एक ही फंक्शनल फीमेल होती है हाइव के अंदर रॉयल जेली खाने के बाद। होता है क्या कि जैसे अपना जो ड्रोन है, ये होता है मेल, और क्वीन आपकी हो फीमेल। तो जैसे ही ड्रोन और क्वीन आपस में मेटिंग करेंगे, तो दो टाइप के एग बनेंगे, एक बनता है फर्टिलाइज एग, एक बनता है अनफर्टिलाइज एग। अब जो फर्टिलाइज एग है, उसके अंदर से बनती फीमेल, F4 फर्टिलाइज, F4 फीमेल, तो FF ऐसे याद रह जाएगा। तो जो फीमेल बनती है फर्टिलाइज एग से, अब जिस फीमेल को रॉयल जेली खाने को मिलेगी, वो तो बन जाएगी आगे फर्टाइल, और क्वीन बन जाएगी वो आगे। और जिस फीमेल को रॉयल जेली खाने को नहीं मिली, वो आगे बन जाती स्ट्रायल,
और वो बन जाती फिर आगे वर्कर। और जो अनफर्टिलाइज एग थे अपने, उनसे हमेशा क्या बनते हैं अपने, ड्रोन, जो कि मेल होते हैं। ठीक है, तो ये था क्वीन के बारे में। उसके बाद आता है ड्रोन। जो ड्रोन है वो एक छत्ते में लगभग 200 से 300 ड्रोन होते हैं। ये अनफर्टाइल्ड एग से अपने डेवलप होते हैं, जो अपने भी पीछे देखा भी था। ये सिर्फ कॉलोनी के अंदर सिर्फ यही होते हैं जो मेल होते हैं। इनके अंदर भी स्टिंग या फिर वैक्स ग्लैंड अब्सेंट होते हैं। इनका कोई काम नहीं होता, ना ये डंक मारते, ना इनके अंदर वैक्स ग्लैंड होती, कुछ काम नहीं है। इनका सिंपल एक ही काम है कि क्वीन के साथ मीटिंग करना और मीटिंग करने के बाद मर जाना। ठीक है, यही काम है इनको। लोकल अपन निखट्टू भी बोला जाता है। जैसे निखट्टू क्या होता है, घर पे जो कोई कुछ काम नहीं करता, सारा दिन वैसे ही पड़ा रहता है, सेम ऐसे ही इनके अंदर बी के अंदर इसको निखट्टू बोला जाता है, ड्रोन को। इनका जो लाइफ ड्यूरेशन है वो होता है लगभग 60 दिन का, ड्रोन का। उसके बाद आते हैं वर्कर। वर्कर अपने होते हैं थाउजेंड्स में, क्योंकि अपने 30,000 से 50,000 होते थे कॉलोनी के अंदर नॉर्मली। तो उसमें एक आपकी क्वीन थी, 200 से 300 आपके ड्रोन थे। बाकी जितने भी बच्चे के आपके जो, वो सारे के सारे वर्कर ही हैं। तो ये वर्कर आपके वैसे डेवलप तो होते फर्टिलाइज एग से, लेकिन इनको रॉयल जेली खाने को नहीं मिलती, उसकी वजह से ये स्ट्राइल हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग, कि अनफर्टिलाइज एग से कौन प्रोड्यूस होता है। तो अनफर्टिलाइज एग से सिर्फ ड्रोन प्रोड्यूस होते हैं, वर्कर प्रोड्यूस नहीं होते। वर्कर अपने फर्टिलाइज एग से डेवलप होते हैं। इनके अंदर स्टिंग या फिर वैक्स ग्लैंड बहुत ही बढ़िया तरीके से डेवलप होते हैं। यही है जो अपने को डंक मारते हैं, काटते हैं अपने को। इनके जो हाइंड लेग है उसके ऊपर पोलन बास्केट या फिर क्यूबिकुला ये होता है, जो कि क्या करते हैं, जिससे ये पोलन कलेक्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किसके हाइंड लेग के अंदर मॉडिफिकेशन होती है पोलन कलेक्ट करने के लिए, तो होते वर्कर। साथ में इनके जो हाइपोफार्जुनल ग्लैंड है इनकी, उनसे ये अपने रॉयल जेली भी प्रोड्यूस करते हैं। अब किस्मत इनकी बहुत ही ख़राब है कि ये खुद रॉयल जेली प्रोड्यूस करते हैं और इन्हीं को खाने को नहीं मिलती। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि जो वर्कर है उनके पास हाइपोफाइजनल ग्लैंड है, जिससे वो रोल जेली को प्रोड्यूस करते हैं। इनका जो लाइफ स्पैन है वो 5 से 6 वीक का होता है, 5 से 6 हफ्ते का। उन्होंने एवरेज अगर मानते हैं आप कि 5 हफ्ते हैं वर्कर के, तो 5 हफ्तों के अंदर जो उनकी ड्यूटी है वो भी डिसाइड कर रखी है। तो जो पहला और दूसरा हफ्ता, जो 2 हफ्ते हैं, उसमें जो वर्कर है वो लगा लो कि छोटे से बच्चे हैं, तो उनको क्या करेंगे, उनको छत्ते के अंदर ही रहना है। तो छत्ते के जो क्लीन करेंगे या लार्वा को फीड करवाएंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जब वो तीसरे हफ्ते के अंदर आते हैं, 14 से 20 दिन के अंदर, तो उनको अपने जो एंट्रेंस है हाइव का, जो छत्ता है, उसकी रखवाली करनी है। और जो लास्ट के उनके 2 हफ्ते बच गए, उसमें उनका काम क्या है कि बाहर जाके उनको नेक्टर या पोलन कलेक्ट करना, फोरेजिंग का काम उनका लास्ट। उसके बाद एक टर्म आती है इसके अंदर, न्यूक्चुअल या फिर मैरिज फ्लाइट। इसमें क्या होगा कि जो 7 दिन पुरानी वर्जिन क्वीन होगी, वो कुछ ड्रोन के साथ मेटिंग करने को जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्चुअल या फिर मैरिज फ्लाइट। मेटिंग है जो वो हवा के अंदर होगी, और मेटिंग करने के बाद जो क्वीन के अंदर जो उनका वो है स्पर्मेटिका, इसके अंदर वो क्या करेगी, स्पर्मेटोफोर ये स्टोर कर लेगी। जो ड्रोन है, एक ये लगा लो कि उनके पास एक टाइप से बैग लगा लो, एक स्पर्मेटिका, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोफोर ये स्टोर हो जाएगा, जो मेल गैमेट लगा लो एक टाइप से, जो ड्रोन का होता है। तो जैसे ही अपना इसके अंदर ये पूरा फिल हो गया, इसके अंदर मेल गैमेट, तो उसके बाद क्या हो जाएगी, जो ड्रोन है वो तो अपन उनकी डेथ हो जाती है, और जो आपकी क्वीन है वो वापस छत्ते के अंदर आ जाएगी। तो लगभग 5 से 7 ड्रोन है जो वो मीटिंग करने को जाते हैं क्वीन के साथ। उसके बाद कुछ टर्म है जैसे डर्थ पीरियड। ऐसा पीरियड जहाँ पे जो पोलन या फिर आपका जो नेक्टर है उसकी स्कैरसिटी हो जाती है, जहाँ पे फूड की स्कैरसिटी हो जाती है। उसके बाद एक टर्म है स्वार्मिंग। स्वार्मिंग क्या होता है, एक ये नेचुरल मेथड है हनी बी की कॉलोनी मल्टीप्लिकेशन का, कि वो मल्टीप्लाई कर ले कॉलोनी। जो जितने भी मेंबर है उसका 2/3 मेंबर कॉलोनी से माइग्रेट कर जाते हैं किसी दूसरी जगह पे, ड्यू टू ओवर क्राउडिंग। अगर कॉलोनी के अंदर भीड़ ज़्यादा हो जाए, ओवर क्राउडिंग हो जाए, उसकी वजह से वो क्या कर जाएंगे, अगर उनके पास आप पोलन वगैरह नेक्टर वगैरह कुछ ज़्यादा अवेलेबल है, एक्सेस है, तो क्या कर जाते हैं, वो दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं ओवर क्राउडिंग की वजह से। तो एक
कॉलोनी मल्टीप्लिकेशन का नेचुरल मेथड है। एक है फिर एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग क्या होता है, किसी किसी रीजन की वजह से या किस जैसे कोई अटैक हो गया उस कॉलोनी के ऊपर, या फिर वहाँ पे फूड वगैरह नहीं बचा, नेक्टर पोलन वगैरह नहीं है वहाँ पे, तो पूरे जो आपकी बीज है, छत्ता पूरा, वो दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाता है। इसको बोलते हैं एब्सकॉन्डिंग। एक उसके बाद एक टर्म है सुपर शेड्यूल क्वीन। इसमें क्या होगा, जब आपकी जो पुरानी क्वीन है, अगर वो उतने एग ले नहीं कर पा रही, उतने अंडे नहीं दे पा रही, तो उसको फिर जो नई क्वीन है उससे रिप्लेस कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं सुपर शेड्यूल क्वीन। इसमें दो चार बातें ऐसी है जो इसमें लिख नहीं रखी, तो वो देखो आप। इसमें एक तो है जो हनी बी है उसका माउथ पार्ट कैसा होता है। हनी बी का माउथ पार्ट, जो हनी बी है उसका माउथ पार्ट कैसा होता है, चूइंग एंड लैपिंग टाइप। चूइंग एंड लैपिंग टाइप, ये हनी बी का माउथ पार्ट होता है। इंडिया की हनी प्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट रैंक है। इंडिया की हनी प्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट रैंक है। उसके बाद जो अपना हनी है, शहद है, उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल। तो थोड़ा सा ये स्लाइटली एसिडिक होता है हनी का नेचर। हनी का नेचर कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक। कितनी पीएच होती है इसकी, लग ऑलमोस्ट एवरेज 6.4, इतनी इसकी पीएच होती है। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिवॉल्यूशन है जो इस एपीकल्चर को प्रमोट करने के लिए आई थी। तो पहले बोलते थे कि जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है, गोल्डन रिवॉल्यूशन किसके लिए आई थी, गोल्डन रिवॉल्यूशन आई थी शहद और फ्रूट प्रोडक्शन के लिए। गोल्डन रिवॉल्यूशन किसके लिए आई थी, आपकी फ्रूट प्रोडक्शन के लिए एंड हनी प्रोडक्शन के लिए मेनली। लेकिन अब गवर्नमेंट एक नया इनिशिएटिव लिया है पिछले कुछ सालों से, तो उसमें क्या है कि अब एक नया नाम आ गया जिसको बोलते हैं स्वीट रिवॉल्यूशन। कि जो हनी प्रोडक्शन से कौन सी रिवॉल्यूशन रिलेट करती है, स्वीट रिवॉल्यूशन। अगर पेपर में स्वीट रिवॉल्यूशन आ जाता है कि स्वीट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो कौन किससे रिलेटेड है, वो हनी प्रोडक्शन से। ठीक है, स्वीट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड, आपकी हनी प्रोडक्शन से। तो ये मेनली ये चीज़ें सारी की सारी इसके अंदर आती है। तो आपका ये सारा का सारा आपका किसके अंदर आता है, आपका पेपर के अंदर। जो भी आपका पेपर के अंदर जितना भी आपका पार्ट आता है एपीकल्चर का, वो सारा ऑलमोस्ट आपने इसके अंदर कवर कर लिया। इसमें ऐसा कुछ नहीं बचा कि जिसके बारे में अपन पढ़ना पड़े, और इससे आपका सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप पूछ सकते हो। इसमें वैसे एक चीज़ और अगर आप पढ़ना चाहो तो वो पढ़ सकते हो। इसमें जो बी है उनके अंदर कम्युनिकेशन भी होती है। बी के अंदर कम्युनिकेशन भी होती है, कम्युनिकेशन भी। और वो कम्युनिकेशन किस तरीके से करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं, डांस करके। कम्युनिकेशन कैसे करते हो, डांस करके। अब जैसे कोई भी आपकी हनी भी है, जो क्या करेगी, बाहर जाएगी, देख के आएगी कि हाँ भाई कहाँ पे पोलन या नेक्टर कहाँ पे है आपका अवेलेबल, तो दूसरे छत्ते में आके दूसरी बीज को बताएगी। तो कैसे बताती है, तो वो डांस करके बताती है, वो डांस करके कम्युनिकेट करती है। तो दो टाइप के डांस है इसमें बी के, एक तो होता है राउंड डांस, एक तो होता है राउंड डांस। अगर आपका जो पोलन नेक्टर है वो बिल्कुल पास के में ही है, शॉर्ट डिस्टेंस पे है, तो ये इस तरीके का डांस करती है हनी बी। तो राउंड डांस आपका शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपका बताती है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपका राउंड डांस किया जाता है, लगभग 50 से 75 मीटर के आसपास। ठीक है, एक फिर होता है आपका टेल वैगल डांस, टेल वैगिंग डांस। टेल वैगिंग डांस, टेल वैगिंग डांस आपका क्या होता है कि अगर आपका थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो, तब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, कि 50 या 75 जो मीटर आपका जो है थी वो, उससे ज़्यादा अगर आपका डिस्टेंस पे हो, तो टेल वैगिंग डांस के लिए करते हो, बताने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। एक इसमें है आपकी क्वेश्चन आता है एक बार, कई बार, कि स्टिंगलेस बी, स्टिंगलेस बी कौन सी है, स्टिंगलेस बी जो काटती नहीं है, तो होता है अपनी डैमर बी। कौन सी है वो, डैमर बी, जिसका साइंटिफिक नेम है मेलिना इरिडिपेनिस। मेलिना इरिडिपेनिस, ये आपकी डैमर बी होती है। तो आई थिंक और तो इसमें कुछ नहीं बचा, सब चीज़ें आप कवर कर चुके हैं।
तो अगर इसमें आपको पूरे लेक्चर में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।